आज हम करेंगे एलएम खत। अब आईएस खत जो कि गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, एशिया की मंडी को। एलएम खत ये मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम एलएम खत की डेरिवेशन वो सीखेंगे और इसकी डिफरेंट स्लोप्स कौन कौन सी हैं। स्लोप्स इसकी वही चार हैं: फ्लैटर, स्टीपर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और इसकी शिफ्टिंग वो देखेंगे और इसकी डेरिवेशन। ये पॉजिटिव स्लोप होता है, जिस तरह आईएस नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव होगा। उसकी रीजन क्या है, क्यों पॉजिटिव होगा, ये सारा कुछ आज का लेक्चर का काम है। जब आईएस और एलएम दोनों सीख लें, फिर हम देखेंगे इसका इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एलएम खत से मुराद एक ऐसा खत है जो शरह सूद और कौमी आमदनी के उन जोरों को दिखाता है जिन पर जर की तलब और जर की रसद आपस में बराबर होती है। तो जी। आईएस आईएस वो भी शरह सूद और कौमी आमदनी के डिफरेंट पेयर दिखाता है, और ये भी शरह सूद और कौमी आमदनी के डिफरेंट पेयर दिखाता है। फर्क सिर्फ ये है कि वो तमाम पेयर दिखाता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होती है। इधर ये वो तमाम पेयर दिखाएगा जिसमें मनी डिमांड और मनी सप्लाई वो बराबर होते हैं। अब इसके मफरूजात। जर की तलब के दो अज्जा हैं। मनी डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं: एक स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, जिसे सट्टाबाजी के लिए जर की तलब कहते हैं, और दूसरा ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी, जिसे रोजमर्रा की जरूरियात के लिए जर की तलब कहते हैं। अब सट्टाबाजी से मुराद, हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हमने बॉन्ड्स वगैरह खरीदने होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी होती हैं, क्योंकि उन पे हमें मुनाफा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर उनकी कीमत कम हो, हम बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। जैसे उनकी कीमत ज्यादा हो, हम बेच देते हैं तो हमें मुनाफा मिल जाता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं सट्टाबाजी या स्पेकुलेशन। समझे बात? एक तो ये रीजन हो गई, हमें जर की तलब होती है। दूसरी ये रीजन है कि हमें डे टू डे अपनी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, रोजमर्रा की जरूरियात, नाश्ता करना है, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है। आपको कोई ना कोई पैसे हर हाल में अपने पास रखने पड़ते हैं। तो ये दूसरी इसकी रीजन है, हम जर की तलब करते हैं। इन दोनों वजूहात को अगर आप जमा करते हैं, यानी कि ये एम टी डी प्लस एम एस डी, ये आपकी बन जाएगी जर की तलब। अब रोजमर्रा की जरूरियात के लिए जर की तलब का इन्हिसार अफराद की आमदनियों पर होता है। जिसकी जितनी ज्यादा आमदनी, वो उतना ही अपने पास जर की रोजमर्रा की जरूरियात के लिए पैसे ज्यादा रखेगा। जिसकी जितनी आमदन कम होगी, वो पैसे कम रखेगा। तो जिसकी 40-50 हजार रुपये आमदनी है, वो हो सकता है कि डेली का 3-4 हजार अपने पास रखता हो कि मेरे ये भी रोज के खर्चे हैं। जिसकी 2.5-3 लाख रुपए आमदनी है, वो हो सकता है डेली का 15-20 हजार रुपये अपने पास एमटीडी रखता हो। उसकी रोजमर्रा की जरूरियात ही इतनी है। तो जिसकी आमदन ज्यादा, वो अपने पास अमाउंट भी ज्यादा रखता है, जिसकी आमदन कम, वो अमाउंट भी कम रखता है। समझो बात? जी। और दूसरा, सट्टाबाजी के लिए जर की तलब का इन्हिसार शरह सूद की कमी से होता है। अब शरह सूद के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। शरह सूद जब कम होगा, मतलब बॉन्ड्स की कीमतें कम हो गई, तो लोग खरीद लेते हैं। शरह सूद ज्यादा होगी तो लोग बेच देते हैं, मतलब कीमतें महंगी हो गई तो फिर उनको बेच दिया जाता है। तो शरह सूद कम तो स्पेकुलेशन ज्यादा, सट्टाबाजी की तलब ज्यादा। शरह सूद ज्यादा तो सट्टाबाजी के लिए तलब कम। डन। तो ये नीचे इसका लिखा हुआ है, नेगेटिव रिलेशन है। और ये एमएसटी की ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ इसे फर्दर यूं भी लिखा जा सकता है। अब दूसरी तरफ, ये तो जर की तलब हो गई। एक जर की रसद होती है। तो जर की रसद यहाँ पे हमने फिक्स करना है। वो अज्यूम करना कि फिक्स रहती है, मुअय्यन रहती है। इसलिए मनी सप्लाई इक्वल एम नोट। एम नोट का मतलब ये होगा कि हमने जर की रसद को फिक्स कर दिया है। जर की इस मुय्यन रसद के दो इस्तेमालात हैं रोजमर्रा की जरूरियात के लिए, एमटीडी, और सट्टाबाजी के लिए। एम सट्टाबाजी के खत को के झुकाव को बिलिहाज शरह सूद, और एम नोट जर की मुय्यन तलब को
जाहिर करता है। अब जो स्पेकुलेशन के ऊपर हमने ये दो कंपोनेंट पर है ये बोले, इसमें से ये वो स्पेकुलेशन है जो शरह सूद के साथ रिलेट नहीं करती, आजाद है। और ये वाली वो शरह सूद है जो स्पेकुलेशन है जो शरह सूद को देख के ज्यादा या कम हो रही है, इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। इसकी रियाजियाती वजाहत है जी, ये भी आसान है, इधर से देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। जर की मंडी में तवाजन उस पॉइंट पे होगा जहां पे जर की तलब और रसद बराबर हो जाए। ये तो समझ लगती है बात। तो जर की तलब, उसकी ये इक्वेशन है आगे, एमएसडी, ये हमें पता है किसके इक्वल है, इसके। एमटीडी किसके इक्वल है, इसके। अब एमएसडी जो मुअय्यन स्पेकुलेशन है ना, उसे हमने इग्नोर कर देना है। जो शरह सूद के साथ रिलेट करती है, हमने सिर्फ वो वाली स्पेकुलेशन को इंक्लूड करना है। इसी तरह एम टी डी, उसकी ये इक्वेशन है, क्योंकि ये इनकम के साथ रिलेट करती है, और इनकम का एक पोर्शन होता है कि वो पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जिसकी इनकम जितनी ज्यादा, उसकी तलब एम टी डी की उतनी ज्यादा, जिसकी इनकम कम उसकी तलब भी कम। तो एम टी डी और एम एस टी की जगह उनकी अगर आप वैल्यूज पुट कर दें, तो एम डी इसके इक्वल हो गया, जी। और जर की रसद वो मुय्यन होती है, वो इसके इक्वल है। तो मंडी में तवाजन एम डी इक्वल एम एस, एम डी की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट की और एम एस की जगह पे उसकी वैल्यू, तो ये इक्वेशन आ गई। ये देखो जरा, ठीक लिखी हुई है। जी। अब इसको के या शरह सूद के लिए सोल्व कर लो, आपके पास इक्वेशन निकल आएगी। तो हम इसे वाई के लिए सोल्व कर लेते हैं, सॉरी, वाई या शरह सूद, इन दोनों के लिए सोल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम वाई के लिए सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि पिछले जो आई एस का खत हमने ड्राइव किया था, उसमें भी वाई के लिए ही सोल्व की थी। तो इधर भी फिर वाई के लिए सोल्व करनी चाहिए। तो ये जी। जी। एम आई माइनस में है, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। और फाइनली ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया। तो ये यहां तक भी आप लिख लो तो काफी है। वैसे आगे इन्होंने फर्दर इस के को इन दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट भी डिवाइड किया हुआ है, तो वो सेपरेट सेपरेट कर दो, मर्जी है, ना भी करो तो भी खैर है। तो ये इसकी रियाजियाती वजाहत होगी, आसान ही है। अगला जो है ना न्यूमेरिकल, इसे काट दो। अब हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बोर्ड पे करवा दूं तो ज्यादा बेहतर है, क्या ख्याल है? तो आप भी पकड़ लो, छुरी चाकू निकाल लो, अपने अपने औजार। इधर से मैं भी निकाल लेता हूँ। तो फिर ये मैं ड्राइव करता जाऊंगा, मेरे साथ साथ आप भी ड्राइव करते जाओ। अब इसको भी चार पैनल की मदद से ड्राइव करेंगे हम। डेरिवेशन ऑफ एल एम कर्व, ये लिख लो जरा। इसकी भी तरतीब यही है, 1 2 3 4, इस तरह समझ लो। या 1 2 3 4, इधर हमने एल एम कर्व बनाना है, इधर हमने एम टी डी बनाना है, इधर हमने एम एस डी बनाना है, इधर हमने एम टी डी बराबर एम एस टी, वो तमाम पॉइंट दिखाने हैं जहां पे एम टी डी और एम एस टी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले पैनल 1 से स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमने एम टी डी बनाना है, और इधर रखेंगे हम एम टी डी। एम टी डी का इनकम के साथ रिलेशन होता है, और ये रिलेशन पॉजिटिव होता है। जीरो से कर्व स्टार्ट होगी, इस तरह चलेगी। इधर आप लिख दोगे एम टी डी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इसी तरह पैनल 2, एम एस डी बनेगा। एम एस डी का शरह सूद के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इस तरफ शरह सूद, इस तरफ एम एस डी, तो नेगेटिव रिलेशन है तो नेगेटिव कर्व बनाएंगे हम यूं, और इसमें हम लिख देंगे एम एस डी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पैनल 3, ये एम टी डी है, एम टी डी के सामने एम टी डी, ये एम एस डी है, एम एस डी के सामने। अब यहाँ पे नेगेटिव स्लोप बनेगी ये भी, जो कि ये बताएगी कि अगर एम टी डी में इजाफा हो रहा है, उसी स्पीड से एम एस डी में कमी हो जाएगी।
अगर MSD में इजाफा हो रहा है तो उस स्पीड से MTD में कमी हो जाएगी। इनकम अगर फर्ज कर लो 100 रुपए है, इसमें से हमने MTD उसके लिए 30 रुपए रखे, तो फिर स्पेकुलेशन के लिए इनकम नहीं, ये टोटल मनी डिमांड फर्ज कर लो 100 रुपए, तो MTD के लिए अगर 30 रखे तो स्पेकुलेशन के लिए 70 हो गए। अब अगर हम MTD में इजाफा कर देते हैं, 40 का कर देते हैं, तो अब मनी डिमांड तो उतनी मुहैया नहीं है, इस वजह से MSD उसी रेशियो से कम होगी जिस तरह MTD में इजाफा हुआ। समझे बात? जी। अच्छा जी, पैनल 4 वो बाद में बनाना, अभी नहीं बनाना, अभी आपने इनको ड्राइव करना है। यहाँ पे आपने फर्ज किया कहानी किसी रैंडमली पॉइंट से स्टार्ट करनी है ना, आपने फर्ज कर लिया जी इनकम इस वक्त इस पॉइंट पे है और MTD इस पॉइंट पे है, इसको आपने नाम दे दिया Y1 MTD1। इसी के सामने ये ड्राइव हो जाएगी। अगर आपके पास इनकम और MTD आ गई तो ये आपको बता देगी कि मुल्क में स्पेकुलेशन कितनी हो रही है। इस पॉइंट पे MSD1 स्पेकुलेशन हो रही है, MTD1 के सामने MTD1, इसे पॉइंट A बोल दो, इसे पॉइंट B बोल दो। अब ट्रांजैक्शन भी हमें पता लग गई, स्पेकुलेटिव डिमांड भी पता लग गई। स्पेकुलेटिव जैसे पता चली, इसने फिर हमें इस पैनल में ये बता दिया कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, वो इस पॉइंट पे डिटरमिन हो गया, C पॉइंट पे। इसे C कह दो। MSD1 के सामने MSD1 और यहाँ पे I1 निकल आया। अब Y1 और I1 इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कर दो ज्वाइन। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट ही हमें चाहिए था। इस कोऑर्डिनेट को हम क्या नाम देंगे? डी कह दो। अब आपने फर्ज करना है ड्यू टू एनी रीजन नेशनल इनकम में इजाफा हो गया, तो नेशनल इनकम Y1 से ज्यादा होके Y2 पे चली गई। अब जब इनकम में इजाफा होगा तो MTD में भी इजाफा होगा ना, MTD भी MTD1 से 2 पे चला गया। ये एरो लगा देते हैं, ये इनकम में इजाफा, ये ट्रांजैक्शन में इजाफा, इकोनॉमी मूव कर गई A से A डैश पे। अब ये जो MTD में इजाफा हुआ है, ये हमें बताएगा कि ये आपकी स्पेकुलेशन में कमी आ गई है, क्योंकि दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट वो भी ज्यादा हो गया। नीचे वाले दूसरे पैनल में आपको दिखाऊंगा मैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। MSD0 कह दो इसे, और इधर पैनल 3 में इकोनॉमी B से B डैश पे चली जाएगी, जो कि ये बताएगी MTD में इजाफे की वजह से स्पेकुलेशन में कमी आ गई। ओके। अब ये जो स्पेकुलेशन में कमी आई है इज एक्चुअली, ये पैनल 2 ने हमें बताया, ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 से I2 पे चला गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हुआ था, इस वजह से स्पेकुलेशन कम हो गई। और यही पैनल 3 में फिर ऊपर हमने दिखाया कि MTD में इजाफा और स्पेकुलेशन में कमी हो रही है। इधर पैनल 2 में इकोनॉमी C डैश पे चली गई, और इधर से ही आपको पैनल 4 के लिए कोऑर्डिनेट नया मिल जाएगा, ये बन गया D डैश। इन पॉइंट्स को कर दो आपस में ज्वाइन, तो ये आपकी आ गई LM कर्व। D और D डैश को मिला दो, लो जी, इतनी सी बात थी, ये आपकी LM कर्व बन गई। पॉजिटिव स्लोप है, जी। जो ये बता रही है कि शरह सूद में इजाफा और दूसरी तरफ नेशनल इनकम में भी इजाफा, और इस तरफ Y1 के सामने Y2 के सामने Y2, I1 के सामने I1, I2 के सामने I2। ये हमारी
डायग्राम हो गई कंप्लीट। ये साथ साथ ये देख लो, मैंने हर पैनल पे प्रॉपर एरो भी लगाए हुए हैं, जिससे हमें डायरेक्शन का आइडिया हो रहा है। जी। तो आपने भी इसी तरह करना है। आगे इस डायग्राम की वजाहत है, वो बुक ओपन करूंगा उधर से, आपको फिर मैं दिखा दूंगा। मिटा दूं अभी ये। जी। फिर इसकी डिफरेंट स्लोप्स हैं, मैं इधर ही पहले बता देता हूँ, बुक में फिर बाद में जाते हैं। डिफरेंट स्लोप्स ऑफ एलएम कर्व। तो सबसे पहला है जी स्टीपर एलएम कर्व, दूसरे नंबर पे है फ्लैटर एलएम कर्व, नंबर 3 पे है वर्टिकल एलएम कर्व, नंबर 4 पे है हॉरिजेंटल। तो स्टीपर की अगर बात की जाए, अगेन मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। एलएम कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है, और ये हो गया स्टीपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बाय, जो हमें ये बता रहा है कि शरह सूद में बहुत ज्यादा इजाफा करें तो वाई में मामूली सा इजाफा हो रहा है। फ्लैटर एलएम कर्व, ये हमें बता रहा है जी, ये एलएम जो ये दिखा रहा है कि शरह सूद में मामूली सा इजाफा करें तो नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और स्टीपर होते होते अगर ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया तो ये एक्सट्रीम केस है स्टीपर का। इसमें सिर्फ शरह सूद ही ज्यादा या कम हो रही है, वाई आपका अपनी जगह पे स्टिल है। और ये तीसरा केस इसी तरह फ्लैटर होते होते अगर ये बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गया तो इसमें शरह सूद आपकी फिक्स, कौमी आमदनी ज्यादा कम होती जा रही जी। है। ये चौथा केस आ गया। आसान है, मुश्किल तो नहीं। हर किसी की साथ साथ आप तीन तीन लाइनों में वजाहत भी करती जाओगी। तो ये इसकी डिफरेंट स्लोप्स होगी। अच्छा, स्लोप्स की जगह पे अगर वो शिफ्टिंग पूछ लेता है तो वो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी दो ही शिफ्टिंग है, या तो एलएम कर्व ऊपर को शिफ्ट होगा, LM1 LM2 ये ऊपर को शिफ्ट हो गया, या तो ये नीचे को शिफ्ट होगा। LM1 LM0 ये नीचे आ गया। ये दो ही पॉसिबिलिटी जी। है ना, या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे। जी। अब ये शिफ्ट होता है ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी। आईएस कब शिफ्ट होता था भला? ड्यू टू फिस्कल पॉलिसी की चेंज में। जी। ये मॉनेटरी पॉलिसी। LM कर्व ओके हो गया। अब इसको नजर मारो जरा, पैनल 1 2 3 4 को, और बताओ समय लगती है इस डायग्राम की। जी, आ रही है समझ। ये अब आपने सारा काम करके चेक करवाना है मुझे, आईएस की डेरिवेशन और एलएम की कंप्लीट। ये समझ लो कि इसकी आपकी जी। असाइनमेंट है, मंडे की क्लास से पहले पहले ये आपने चेक करवाना है मुझे। जी ठीक है। अब ये सारी नीचे इसकी वजाहत आ गई, इसको पढ़ लेना आपने। और इसकी इसके बाद है खसूसियात। एलएम का मुस्बत झुकाव क्यों होता है, उसकी रीजन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद करना है आपने। ये इसकी रीजन लिखी हुई है। इसकी वजह यह है कि जब मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है तो रोजमर्रा की जरूरियात के लिए एमटीडी वो भी ज्यादा हो जाती है, जिस तरह पैनल 1 में हमने दिखाया था। अब चूंकि जर की रसद फिक्स है, लिहाजा एमटीडी में इजाफा जो हुआ है ये शरह सूद को भी ज्यादा कर देगा। और शरह सूद में इजाफे की वजह से आपका जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो नीचे आ जाएगी। ऐसे ही है ना, पैनल 2 में यही हुआ था। जी। बिल आखिर तलब और जर की रसद बराबर हो जाएंगी, इन तमाम वजूहात की बिना पर खत मस्बत हो जाता है। अब ये पॉइंट नंबर 2 है, ये काट दो, इसको मुयन करने वाले अवामिल ये भी काट दो। इसके मुख्तलिफ झुकाव ये कर लेने अब हमने। तो ये चार ही मुख्तलिफ झुकाव होते हैं। अब ये इसने
फिगर 6 में दो झुकाव बता दिए, एक स्टीपर और फ्लैटर, दोनों इधर ही बना दिए इसने। आप सेपरेट सेपरेट भी बना जी देना जिस तरह भी मैंने बनाए थे। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन करके ये नंबर 3 पे उसने ये बना दिया वर्टिकल। ये बना हुआ है, ये अगेन 4 पैनल की मदद से बनाया है, हमें जरूरत नहीं है इतना डिटेल में जाने की, आप डायरेक्ट यही पैनल बना देना। ओके। जी और नंबर 4 पे हो गया ये उफकी। आगे आगे जी इसकी मुंतकिली की वजूहात, ये फिगर 9 काट दो तो ये फिगर 10 आपने कर लेनी है। फिगर 10 भी मैंने सेपरेट सेपरेट करके आपको बना दी थी, एक जिसमें ऊपर शिफ्ट हो रहा है, एक जिसमें नीचे। टाइम कम हो तो इस तरह भी आप कर सकती हो, दोनों मुंतकलियां एक ही कर्व में दिखा दो और साथ इसकी वजाहत कर दो कि ऊपर कब जाएगा तो नीचे कब आएगा। जी एल एम खत की पोजीशन ये नीचे इसी की ना एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो ये आपने एक्सप्लेनेशन भी कर लेनी। यहां तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जी आगे है जी आईएस और एलएम खतूत की मईशत का तवाज़ुन। तो इसमें कुछ भी नहीं है करने वाला, सिर्फ आपने ये बताना है कि आईएस एलएम खतूत का तवाज़ुन उस पॉइंट पे होगा जहां पे आईएस का खत और एलएम का खत ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। समझे बात? तो नीचे अशिया की मंडी का तवाज़ुन वो आईएस से रिप्रेजेंट होता है, ये सिर्फ आईएस का तो बना दिया, ये हमें ऑलरेडी पता है किस तरह का होता है। और उसके बाद नीचे जर की जी मंडी के लिए एलएम का खत बनेगा, ये इस तरह का बना दिया, ये भी हमें पता है। और आगे फिर इसका तवाज़ुन दिखा दिया, ये आ गया तवाज़ुन। और इसमें दोनों खत हो गए बराबर, जहां पे आई एस एल एम बराबर हो रहे हैं यानी कि पॉइंट ई पे, वो तवाज़ुन है। इसी पॉइंट ई को ड्रैग करके नीचे ले आए, कौमी आमदनी निकल आएगी। इसी को ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे ले आए तो तवाज़ुनी शरह सूद निकल आएगी। ठीक। जी अब अगर ई पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे है इकोनॉमी, तो मतलब जर और अशिया की मंडी में फिर तवाज़ुन नहीं है। फिर तो किसी कंडीशन में बचत ज्यादा हो रही है सरमायाकारी से, जर की तलब ज्यादा हो रही है रसद से। किसी कंडीशन में बचत कम हो रही है सरमायाकारी से, या जर की तलब कम हो रही है। बराबर बराबर सिर्फ ई पॉइंट पे है। समझे बात? इधर उन्होंने सेपरेट 4 क्वाड्रेंट बना दिए कि पहला क्वाड्रेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। किसी भी क्वाड्रेंट में आप चले जाएं, किसी में बचत ज्यादा है सरमायाकारी कम है, किसी में जर की तलब ज्यादा है रसद कम है, किसी में रसद ज्यादा है तलब कम है, वगैरह वगैरह। ये इन्होंने इसकी फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन की है, लेकिन हमें किस्सा मुख्तसर यही समझ आ गया कि ई पॉइंट पे तवाज़ुन होता है, और इसी की नीचे ये वजाहत भी लिखी हुई है। बस यहाँ तक ही काम करना है और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट।